पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर गई और कई राज्यों में नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। लेकिन राजस्थान के धौलपुर में उस वक्त हाहाकार मच गया जब उफनती पार्वती नदी के तेज बहाव में एक छोटा ट्रक बह गया। उस ट्रक पर 4 लोग सवार थे और वो चारों भी ट्रक के साथ नदी में बह गए। हालांकि आसपास रहने वाले ने 2 लोगों को बचा लिया, लेकिन ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर का कुछ पता नहीं चल सका। घटना तब हुई जब उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रहे उस छोटे ट्रक ने पुल के ऊपर से बह रही पार्वती नदी को पार करने की कोशिश की और उसी कोशिश में वो ट्रक पार्वती नदी के तेज बहाव में बह गया। उस ट्रक के पीछे कुछ लोग भी सवार नजर आए, लेकिन वो चाहकर भी ट्रक से कूद नहीं सके क्योंकि चंद सेकंड के अंदर वो ट्रक पुल से बहकर बीच नदी में पहुंच गया और किसी के कुछ भी समझने से पहले नदी में समा गया। इस घटना के वक्त आसपास रहने वाले कुछ लोग भी वहां दिखाई दिए। ट्रक को नदी में बहता देख उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुनकर ऐसा लगा जैसे वो ट्रक के पीछे सवार लोगों को कूदने के लिए कह रहे हों। उफनती पार्वती नदी में ट्रक बहने की घटना धौलपुर के मनिया थाना इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक भारी बारिश की वजह से उस इलाके से बहने वाली पार्वती नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी पुल के ऊपर से बहना शुरू हो गया। लोगों के मुताबिक जो ट्रक नदी में बहा वो उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रहा था। रास्ते में उसमें 2 मजदूर सवार हो गए, लेकिन वो ट्रक पुल को पार करने की कोशिश में नदी में बह गया। हालांकि आसपास के लोगों ने दोनों मजदूरों को बचा लिया, लेकिन ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर का कुछ पता नहीं चल सका। इधर राजस्थान की श्री गंगा नहर में कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का संकट आ गया। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबत बढ़ गई और उनका घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया क्योंकि सड़कों पर पानी लबालब नजर आया। मूसलाधार बारिश के बाद श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में कोहराम मच गया। लगातार हो रही बारिश के कारण वहां कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वहां से गुजरने वालों की परेशानी बढ़ गई। इस बीच एक मोटरसाइकिल सवार तो गिरते गिरते बचे। ऐसे ही हालात शहर के बाकी इलाकों के भी रहे। सड़कों पर कई फीट पानी इकट्ठा होने की वजह से कई गाड़ियां फंसी नजर आईं। साइकिल से जाने वाले बच्चों की तो हालत खराब दिखी। उनकी साइकिल कई बार पानी में फंसती दिखी और पानी की समुचित निकासी व्यवस्था न होने के कारण इस प्रकार की शहर का ये हर बार बरसात में यही आलम रहता है। इस दौरान एक गाड़ी तो काफी देर तक बीच सड़क पर खड़ी नजर आई। उसके इंजन में पानी भरने से उसका रास्ता पार करना मुश्किल हो गया। सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति होने की वजह से कई दुकानों पर ताला लगा दिखा और शहर के कई बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए क्योंकि आगरा में मूसलाधार बारिश हुई। इतनी बारिश कि शहर की कई सड़कें तालाब में बदल गईं। इसका विरोध करने के लिए बाल योगी लव कुमार नाम के एक आदमी रबर की नाव लेकर सड़क पर जाम हुए उस पानी में उतर गए और सड़क पर नाव चलाकर उन्होंने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऑरेंज रंग की नाव में बाल योगी लव कुमार शहर की मुख्य सड़कों पर उतरे। वो अपने साथ एक माइक और एक लाउड स्पीकर भी लेकर आए। अवसर बनाइए और मैं तो कहता हूं कि एक नाव आगरा वासियों अपने घर ले आइए। इस दौरान उन्होंने आगरा के नगर निगम और खास तौर पर महापौर पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आगरा को जो करोड़ों का बजट दिया गया था उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। 1800 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए भी अगर पानी निकालने में आगरा ने महापौर लगा देती तो आज ये पानी का जलभराव शहर में ऐसे ना हो रहा। आगरा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही कई और इलाकों में भी हालात खराब हो गए। कई जगहों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को तो मुसीबत हुई ही, साथ ही कई गाड़ियां और ऑटो भी बीच रास्ते में खराब हो गए। और न सिर्फ आगरा बल्कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा नदी में आया उफान लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बलिया समेत आसपास के कई इलाकों में तो गंगा नदी का कटान डराने वाला हो गया। वहां गंगा नदी के आसपास की जमीन सैलाब के साथ बह गई। बलिया के पास नौरंगा चक्की गांव में तो ये समस्या इतनी डरावनी हो गई कि लोग रात भर जागकर पहरा देते नजर आए ताकि खतरे के वक्त गांव के बाकी लोगों को आगाह किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि बलिया के पास गंगा नदी का उफान गांव की जमीन लीलने पर आमादा दिखा। सड़कों का आधे से ज्यादा हिस्सा बह गया और लोगों के घर भी टूट फूट गए। एक मकान के नीचे की मिट्टी तो ऐसी बही कि उस मकान की एक तरफ की दीवार ढह गई। अभी तक चक्की नौरंगा में करीब 20-25 घर गिर गए हैं और रोकने का कोई सुविधा नहीं है। इन घटनाओं के बाद तो लोगों में ऐसा डर बैठ गया कि वो अपना सामान लेकर गांव से निकलते दिखे। उनको अपने घर से किसी और जगह पे हमें शिफ्ट कराना पड़ा, बाढ़ संग्रहालय केंद्र पर या कहीं और भी। हमने शासन द्वारा जो निर्धारित सहायता राशि किट है उन सबको हमने प्रदान कराई है।
जिला प्रशासन ने दावा किया कि जिन लोगों के घरों को बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचा, उन्हें मुआवजा दिए जाने के निर्देश दे दिए गए। और इस बीच प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी का उफान देखने को मिला। वहां जलस्तर बढ़ने से हनुमान मंदिर कॉरिडोर डूब गया। वहां भारी बारिश के बाद दोनों नदियां उफान पर आ गईं और चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हो गए। और नदी का जलस्तर बढ़ने से हनुमान कॉरिडोर के आसपास पानी का कब्जा नजर आया। बड़े हनुमान मंदिर का आधा हिस्सा पानी में डूबा दिखा। गंगा का पानी उस मंदिर के अंदर भी घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद भी कई श्रद्धालु गेट के पास ही गंगा में डुबकी लगाते दिखे। हर हर यूपी के प्रयागराज जिले में बहने वाली गंगा और यमुना नदियों में उफान आने से वहां मौजूद सारे घाट जलमग्न हो गए। इतना ही नहीं, लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से घाट किनारे बनी दुकानें और खाने वाले होटल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। उन दुकानों का नामो निशान ही मिट गया और पानी में सिर्फ उनकी छत दिखाई दी। उन नदियों के उफान पर आने से प्रशासन भी सतर्क हो गई। हमारे जो बाढ़ के शरणालय हैं, बाढ़ चौकियां हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं, चिन्हित की गई हैं। गंगा और यमुना के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। खाद्य सामग्री, चाहे वो जानवर को भूसा की व्यवस्था करनी हो, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए मशीनरी तैयार है। और हम लोग प्रशासन ने आशंका जताई कि गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। और कुछ ऐसी ही हालत उत्तर प्रदेश के इटावा की भी रही। वहां यमुना नदी के उफान पर आने से किनारे पर बने कई मंदिर पानी में डूबे दिखे। वहां भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उस नदी का पानी कई इलाकों में भर गया। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए और चारों तरफ गंदे पानी का कब्जा नजर आया। इटावा जिले में यमुना नदी के उफान पर आने से नदी किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, छोटे छोटे मंदिरों का तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी में दिखाई दिया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर मंदिर के पास बने शमशान घाट तक भी पहुंच गया, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। उस अंदाज से जो है ये मालूम पड़ता है कम से कम 2.5 फुट पानी बढ़ चुका है। वहां मंदिर के पास बने कई घाटों का नामो निशान ही मिट गया। उस नदी का पानी मंदिर की सीढ़ियों को पार करके कई फीट ऊपर तक पहुंच गया। इस वजह से मंदिर में लोगों के आने पर भी रोक लगा दी गई। यमुना का जलस्तर बढ़ने से खेतों में भी पानी भर गया, जिससे किसानों के लिए भी आफत आ गई। नुकसान तो काफी है, क्योंकि सारे खेतों में पुल तक कभी कटवारी थी, तो सबका नुकसान ही है इस टाइम। इसके अलावा इटावा जिले में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आने की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। और उत्तर प्रदेश के संबल में भी गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के संबल में गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे आसपास के इलाकों में पानी घुसने का खतरा मंडराने लग गया। बताया गया कि नरौरा बैराज से 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी करने का दावा किया। भारी बारिश के बाद चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए नदी के किनारे वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के आगरा में चंबल नदी के बेकाबू होने से डूब चुके कई इलाकों के लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहां पिनाहट क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि नदी के पानी ने पूरे इलाके को डुबो दिया। हालांकि बारिश रुकने के बाद नदी का जलस्तर कम होता नजर आया। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर जाते हुए वहां कोहराम मच गया। दोनों नदियों के आसपास मौजूद दर्जनों गांव पानी में डूब गए। सैकड़ों मकानों में पानी घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। कुछ लोग तो ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर पनाह लेने को मजबूर हो गए, क्योंकि यमुना और बेतवा नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। नदियों से आया पानी निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बन गया। उनके मकानों से लेकर खेत खलिहानों तक पानी ही पानी दिखाई दिया। सब कुछ डूब गया। लोगों ने बताया कि नदियों का पानी इतनी तेजी से आया कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। घरों में रखी जरूरी चीजें भी पानी में बर्बाद हो गईं। कई मकानों की तो दीवारें भी गिर गईं। बाढ़ के बीच जहरीले सांपों और बिच्छुओं का खतरा बढ़ गया। ऐसे में कुछ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और ऊंचे इलाकों में सड़क के किनारे डेरा डाल दिया। हमें रोड में पड़े हैं, हमारे बच्चे वहाँ गांव भीतर हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का संगम होता है। बेतवा नदी की शुरुआत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होती है, जो विदिशा और ललितपुर होते हुए हमीरपुर पहुंचती है।
जबकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलने वाली यमुना हरियाणा और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा से होते हुए हमीरपुर पहुंचती है। वहां बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। दोनों नदियों में उफान के बाद उनके मिलने वाले इलाके में बाढ़ आ गई। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसमान से बरसती ये मुसीबत हिमाचल प्रदेश के लिए भी खतरा साबित हुई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद अहम रास्ते ठप्प हो गए। वहां कई घंटों तक जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से कई जगहों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आई। मनाली में एक जगह पर पहाड़ खिसकने के बाद सड़क की सूरत ही बदल गई और उस सड़क पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ नजर आई। कहीं पत्थर जमा हो गए तो कहीं मिट्टी भरी दिखाई दी। उस सड़क की हालत ऐसी हो गई कि वहां से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं था। यही वजह रही कि इस रास्ते को बंद कर दिया गया और गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने इस रास्ते को दोबारा खोले जाने तक रूट डाइवर्ट कर दिया और लोगों को दूसरे रास्ते से जाने के निर्देश दे दिए। और मनाली की तरह कांगड़ जिले के नूरपुर में भी भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए। वहाँ के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। इसके अलावा कई बरसाती नाले भी उफान पर आ गए। इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश और पहाड़ खिसकने से वहां के भी कई अहम रास्तों का बुरा हाल हो गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई कि नदी और नालों के पास ना जाएं और सिर्फ जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी लगातार बारिश के बाद पहाड़ दरकने से लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वहां चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आकर गिरे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की कई टीमें वहां पहुंच गईं और तुरंत चंडीगढ़ मनाली हाईवे को साफ करने में जुट गई। उस हाईवे पर पत्थरों और मलबे का ढेर लगा दिखाई दिया। इसके अलावा वहां एक गाड़ी भी पलटी नजर आई। पुलिस के मुताबिक मनाली की तरफ से आ रही वो गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई। इस हादसे में कार चलाने वाले व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए और उस गाड़ी को भी भारी नुकसान हुआ। पहाड़ों से पत्थरों के छोटे छोटे पौधे भी टूटकर सड़क पर आ गए। इसके बाद उस रास्ते पर गाड़ियों के गुजरने की जगह ही नहीं बची। यही वजह रही कि उस रास्ते को तुरंत बंद कर दिया गया। वहां कई पुलिसकर्मी भी खड़े नजर आए। वो उस रास्ते को जल्द से जल्द साफ करवाने में जुट गए। पुलिस ने बताया कि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से दोबारा पहाड़ खिसकने का खतरा मंडराना शुरू हो गया। इसकी वजह से उस हाईवे को बहाल करने में देरी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो चंडीगढ़ मनाली हाईवे के दोबारा खुलने तक दूसरे रास्तों से यात्रा करें। और हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति में तो बादल फटने से लोगों में दहशत मच गई। बादल फटने की वजह से लेह मनाली हाईवे बंद हो गया और सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन BRO के कैंप में भी मलबा घुस गया। क्योंकि बादल फटते ही ऊंचाई से पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर बहने लग गए। वहां पहाड़ से पानी, मिट्टी और पत्थर एक साथ तेजी से नीचे गिरते दिखाई दिए। इसके बाद तो वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर पहले तक वो लोग सड़क पर खड़े थे, लेकिन मलबा गिरते देख उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी और भागकर थोड़ी दूर चले गए। वो लोग वहां शोर मचाते सुनाई दिए। लाहौल स्पीति में केलांग से करीब 10 किलोमीटर दूर जिस्पा के पास ग्रेफ कैंप इलाके में बादल फट गया। बादल फटने से अचानक ऊंचाई से पानी के साथ मलबा गिरने लग गया। इस दौरान ऐसा लगा मानो मजबूत सड़कें भी मलबे के साथ बह जाएंगी। हालांकि बादल फटने की वजह से किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन BRO के कैंप में मलबा घुस गया। वहां लेह मनाली हाईवे पर गाड़ियों का गुजरना बंद हो गया और बिजली के तारों और खंभों को भी काफी नुकसान पहुंचा। और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हरियाणा के हिसार में भी हालात बिगड़ गए। वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर के ज्यादातर इलाके बारिश के पानी में डूब गए। वहां के सिविल अस्पताल में पानी घुस गया। शहर की तमाम सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। क्योंकि हिसार में आसमान से बूंदों की शक्ल में मानो आफत बरसी। इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर के कई इलाकों ने मानो जल समाधि ले ली। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। वहां के दिल्ली रोड से लेकर शहर के मिल गेट रोड तक का पूरा इलाका पानी में समा गया। मिल गेट रोड के पास तो सड़क पर आदमी के कमर तक पानी भर गया, जिसमें भैंसें तैरती दिखाई दी। आसपास खड़ी इमारतों का निचला हिस्सा पूरी तरह डूबा नजर आया। दुकानों और मकानों में पानी घुस गया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में सड़क पर पानी भरने से हरियाणा रोडवेज की एक बस बंद हो गई। इसके बाद उसमें सवार लोगों को खुदाई करने वाली मशीन पर बिठाकर दूसरी जगह पहुंचाया गया। लोगों के मुताबिक पिछले 2 दिनों से हिसार में लगातार भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर घुटनों तक पानी भरने से लोगों का उस पर चलना तक मुश्किल हो गया। गाड़ियां सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर हो गईं।
और कुछ ऐसी ही हालत मध्य प्रदेश की भी रही। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और इस वजह से कई गांव पानी में डूब गए और बारिश का पानी कई मकानों के अंदर घुस गया। वहां बाढ़ जैसी स्थिति होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। इस बीच राहत और बचाव का काम भी शुरू किया गया। इस दौरान कुछ लोग एक गर्भवती महिला को लकड़ी की एक तख्ती पर बिठाकर रास्ता पार करते दिखे। इस तरह बाढ़ की चपेट में आए लोगों को उनके मकानों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जो घर से लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए राशन पानी, कपड़ा आदि जो भी सामग्री है उसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। दमोह जिले में ब्यारमा नाम की नदी के उफान पर आने से कई इलाके जलमग्न हो गए और चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात नजर आए। सबसे ज्यादा बुरा हाल सगोरिया नाम के उस गांव का रहा। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। पुलों पर पानी भर जाने से या कुछ छोटे एरियाज में नीचे जल भराव होने से गांव टापू की तरह बन जाने की स्थिति निर्मित हुई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि कई मकान पानी भरने की वजह से तबाह हो गए। और न सिर्फ दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के भिंड में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। वहां बारिश के बाद कई नदियों में उफान आ गया। मूसलाधार बारिश के बाद शून्य से कई सारे ज्यादा गांव भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए और इस बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ नदियों के किनारे कई इलाकों में एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई, क्योंकि लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद चंबल के रौद्र रूप ने हाहाकार मचा दिया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हर तरफ उफनते सैलाब का कब्जा नजर आया। आप दिखाएं किस तरह से चंबल नदी ने पूरे पानी से घेर रखा है और करीब 1 दर्जन से अधिक गांव जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। भिंड जिले में चंबल नदी के साथ सिंध, कुंवारी और बैसाली नदी भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। इसकी वजह से भिंड के ज्यादातर गांव बाढ़ के पानी में समा गए। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो उनमें कुछ गांव तो नदी के बीच किसी टापू पर बने हो। वहां लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा। अहमदाबाद से आए तो वहाँ पे पानी ज्यादा भरा हुआ है, गेहूँ कुछ खराब हो रहा है, इसलिए घर पे जाना बहुत जरूरी था। बाढ़ की वजह से प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ की कई टीमें अलग अलग गाँव में तैनात कर दी गयी, ताकि वक्त रहते पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। वहां नदियों के किनारे एसडीआरएफ के कई जवान गश्त करते नजर आए। 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया है सर। वहां के लोगों के मुताबिक चंबल नदी में आई बाढ़ को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं कराई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में अचानक बिजली भी काट दी गई और इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश कहर बनकर बरसी। छत्तीसगढ़ के कई इलाके तो मूसलाधार बारिश की वजह से परेशानी में आ गए। वहां कई नदियां उफान पर आ गईं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ऐसा ही एक नदी को पार करने की कोशिश करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। कांकेर में वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस उफनती नदी को पार करते नजर आए। कांकेर में कई घंटों तक जोरदार बारिश हुई। इसके बाद वहां की मेढकी नदी और कुछ बरसाती नाले उफान पर आ गए और इसकी वजह से कुछ लोगों को मजबूरी में उसी उफनती नदी से होकर गुजरना पड़ा। वहां कुछ लोग संभल कर अपने कदम बढ़ाते नजर आए। इस दौरान उनमें एक आदमी ने तो एक बच्चे को भी गोद में उठाया हुआ था। उनके आगे एक स्कूटर सवार भी जाता दिखाई दिया। उस उफनती नदी को पार करने के लिए उन सभी लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी। हालांकि गनीमत ये रही कि उन सभी लोगों ने सही सलामत उस नदी को पार कर लिया, वरना पानी के तेज बहाव को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वो सबको अपने साथ बहा ले जाएगा। कांकेर में देर रात से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। कई घंटों तक हुई लगातार बारिश की वजह से वहां की मेंढकी नदी और कई बरसाती नाले उफान पर आ गए। इसके बाद लोगों के पास उस उफनती नदी को पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा और इसीलिए उन्होंने उस नदी को पार करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इस बीच अयोध्या में सरयू नदी में लगातार बढ़ते पानी के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद प्रशासन ने स्नान घाट वाले इलाकों में सख्ती बढ़ाते हुए एसडीआरएफ और जल पुलिस को तैनात कर दिया। साथ ही सरयू नदी में नाव चलाने पर भी रोक लगा दी गई। बिहार की राजधानी पटना में बाढ़ के पानी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए। हालांकि वहां रहने वाले लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए उन 5 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि उनमें 2 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश की जालौन में यमुना नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गई। वहां कई घाट बाढ़ के पानी में डूब गए। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया।
उधर महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त बवाल मच गया जब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। हालात तब बिगड़ गए जब दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते उनके बीच पथराव शुरू हो गया। इसके बाद तो बवाल रोके नहीं रुका। उन लोगों के बीच तनातनी बढ़ती गई और फिर अचानक उनमें कुछ लोगों ने आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान पथराव तो हुआ ही, साथ ही कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने वहां मोर्चा संभाला और बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले तक दागे। पुलिस के मुताबिक ये बवाल पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर दौंड इलाके में हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 जुलाई को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसी वजह से वहां विरोध हो रहा था। आरोप है कि उसी दौरान मुस्लिम समुदाय से जुड़े एक लड़के ने सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट कर दी और उसी विवादास्पद पोस्ट पर दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। कुछ लोगों ने पुणे के दौंड इलाके में मौजूद एक मस्जिद पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं माने। वो लोग मस्जिद पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते रहे, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। थोड़ी ही देर में वहां के हालात बिगड़ गए। हालात संभालने के लिए तुरंत पुलिस ने मोर्चा संभाला। बवाल और पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भी वहां के हालात नहीं संभले, क्योंकि दावा किया गया कि पथराव कर रहे कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुस गए। उनके हाथों में झंडे भी नजर आए। एक आदमी तो मस्जिद की एक मीनार के पास खड़ा हो गया था। थोड़ी देर में वहां कुछ और लोग भी पहुंच गए और इसी वजह से वहां बात बिगड़ती चली गई। दावा किया गया कि उन लोगों ने मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा तक लगा दिया। पुलिस के मुताबिक वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने करीब एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। दावा किया गया कि इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए थे। उसकी वजह से गांव में तनाव फैल गया था। पुलिस ने दावा किया कि इसका पता चलने के बाद उस लड़के को समझाने के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले ही गांव में कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था और थोड़ी देर बाद दौंड इलाके में मौजूद एक मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मस्जिद के बाहर खड़े लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इसका पता चलने के तुरंत बाद पुलिस के जवान वहां पहुंच गए, क्योंकि लोगों के गुस्से को देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग मस्जिद पर टूट पड़ेंगे। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने मस्जिद पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां के हालात बेकाबू हो गए। आरोप लगाया गया कि मस्जिद पर पथराव कर रहे लोगों ने आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। यही नहीं, लोगों ने वहां मौजूद एक दुकान में भी तोड़फोड़ की। दुकान के बाहर खड़ी एक कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने किसी तरह मस्जिद के बाहर बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। मस्जिद पर पथराव की इस घटना की वजह से दौंड इलाके में तनाव फैल गया। इसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने प्रेमिका के चक्कर में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना ने सनसनी मचा दी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ओम शरण नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी अमरवती पर धारदार हथियार से वार कर उनकी जान ले ली। ओम शरण उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। आरोप लगाया गया कि शादीशुदा होने के बावजूद ओम शरण का अपनी एक रिश्तेदार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा के बहाने उत्तराखंड ले गया था और लौटते वक्त रास्ते में उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने बताया कि ओम शरण ने पत्नी अमरवती की हत्या के बाद इस घटना को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की थी, ताकि पुलिस की जांच को भटकाया जा सके। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और उसने प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी अमरवती की हत्या की बात कबूल कर ली। चौंका देने वाला मामला बरेली की आंवला थाना क्षेत्र का रहा। पुलिस ने बताया कि उसे सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर जा रहे पति पत्नी से लूटपाट और उन पर हमला किया गया। पुलिस वहां पहुंची तो सन्न रह गई। एक महिला अचेत अवस्था में और लहूलुहान अवस्था में वहां पड़ी हुई थी और जो उनके पति थे महिला के ओम शरण, वो साइड में बैठे हुए थे। पुलिस के मुताबिक महिला की मौत हो चुकी थी, लेकिन वहां लूटपाट के कोई संकेत नहीं मिले। जब ओम शरण से पूछा गया कि कितने बदमाश थे तो उन्होंने लगातार संख्या बदली। बदमाशों का हुलिया बताने में भी वो असमर्थ रहे। इसी के बाद पुलिस को ओम शरण की बातों पर शक हो गया।
पुलिस वालों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। मन्नत नाम की महिला के साथ इनका प्रेम प्रसंग कुछ 6 महीने से चल रहा था और उसी के क्रम में इन्होंने यह घटना कारित की। पुलिस के मुताबिक बदायूं के रहने वाले ओम शरण ने सोची समझी साजिश के तहत पत्नी की हत्या की। बताया गया कि वो तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर अमरवती को उत्तराखंड ले गया था और लौटते वक्त बरेली में उनकी जान ले ली। उधर शाहरुख खान को पहली बार नेशनल अवार्ड मिला। 71वें नेशनल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा फिल्म कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मारे गए पहलगाम हमले के आतंकियों के पास से पाकिस्तान के नागरिक होने के सबूत मिले। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तान के लाहौर से जबकि दूसरा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से था। दोनों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के एक ट्रेनिंग वीडियो से होने का दावा किया गया। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में करतार यादव नाम के पुलिस कांस्टेबल ने साहस और फुर्ती दिखाते हुए 3 चोरों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक करतार यादव ने मोटरसाइकिल से भाग रहे तीनों चोरों को पीछा करते हुए उन्हें पहले टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद चोरों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन करतार यादव उन पर भारी पड़े। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में विजिलेंस विभाग के अधिकारी बनकर पहुंचे कुछ लोगों को गांव वालों ने धर दबोचा। आरोप लगाया गया कि वो लोग बिजली विभाग के एक अधिकारी की गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचे थे। उस गाड़ी के ड्राइवर को भी गांव वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद उन सभी लोगों की जमकर पिटाई की गई, क्योंकि गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि विजिलेंस विभाग के वो फर्जी अधिकारी गांव के कई लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे। और गांव के लोगों ने दावा किया कि जैसे ही उन्हें उन लोगों के फर्जी अधिकारी होने का शक हुआ, उन लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई और जब सच सामने आया तो उनकी जमकर पिटाई भी की गई। इस पिटाई के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। नहीं भैया, चेहरा दिखा दियो ना। इनके नाम लिखा तो नाम अगर कहां जाएंगे। बताया गया कि वो सभी आरोपी बिजली विभाग के अधिकारी की गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचे थे। आरोप लगाया गया कि बिजली विभाग के उन अधिकारियों की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर उन लोगों के साथ मिलकर पहले भी आसपास के कई गाँव में अवैध वसूली करता था। इसी वजह से बिजली विभाग भी एक्शन में आया और इस मामले की जाँच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गयी। जांच समिति में जो भी निष्कर्ष होगा, जिसकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर गांव में वसूली करने के आरोप में उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही वो गाड़ी भी जब्त कर ली, जिससे वो सब उस गांव में पहुंचे थे। इस बीच मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक यात्री ने दूसरे यात्री को थप्पड़ मार दिया। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में बैठे एक यात्री को पैनिक अटैक आया, मतलब उन्हें अचानक घबराहट महसूस होने लगी और उन यात्री को देख आसपास बैठे दूसरे यात्री भी घबरा गए। इसके बाद विमान में मौजूद एयर होस्टेस उन्हें लेकर वहां से आगे की तरफ बढ़ती दिखी, लेकिन तभी फ्लाइट में बैठे एक दूसरे यात्री ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जिस यात्री को पैनिक अटैक आया था वो थप्पड़ पड़ते ही रोने लगे। ये देखते ही बाकी यात्री भड़क गए। फ्लाइट के कर्मचारी, एयर होस्टेस और आसपास बैठे लोग भी उस यात्री पर आग बबूला हो गए, जिन्होंने दूसरे यात्री को थप्पड़ मारा। हाथ क्यों उठाया तुमने? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। विमान कंपनी इंडिगो ने दावा किया कि मुंबई से कोलकाता जा रही उस फ्लाइट में हुई घटना को उनके स्टाफ ने बहुत सूझबूझ से संभाला। इसके अलावा फ्लाइट के लैंड होते ही उस यात्री को सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने दूसरे यात्री को थप्पड़ मारा था। इधर चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो चुनाव आयोग पर किसी एटम बम की तरह फटेंगे। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जब वो एटम बम फटेगा तो पूरे देश के लोगों को यह पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए वोट चुराने का काम किया। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने एक बयान जारी करके राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया, जिसमें चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग ने अपने बयान में यह भी भरोसा दिया कि राहुल गांधी की लगातार धमकियों के बीच उसके अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराते रहेंगे। चुनाव आयोग ने अपने अफसरों और कर्मचारियों को राहुल गांधी के बयानों पर ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ये भी धमकी दी थी कि अगर कभी सरकार बदली तो भ्रष्ट अधिकारियों को ढूंढ कर सजा दी जाएगी। इस चेतावनी के बाद उन्होंने एटम बम वाला बयान दे दिया। जो हमें मिला है वो एटम बम, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। ये कैसी भाषा है आप सोचिए, हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चुनावों में लगातार मिल रही अपनी हार की खींच निकाल रहे हैं। इस बीच यूपी के मिर्जापुर में लूटपाट के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो लूट के एक मामले में फरार चल रहा था। पुलिस को उसके पास अवैध हथियार, कारतूस, कैश और एक मोटरसाइकिल मिली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले वो आरोपी गहनों के कारोबारी से 7 किलो चांदी और सोने के गहने लूटकर फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गो तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप लगा कि उन्होंने कार्रवाई के बीच पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें वो आरोपी घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक इलेक्ट्रिक बस ने एक छात्रा को कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद उस बस का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस ने करोड़ की चांदी की लूट की घटना को नाकाम कर दिया। आरोप लगा कि कुछ लोग एक व्यापारी से 75 किलो की चांदी लूटकर फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस की उन लोगों से मुठभेड़ हो गई और उसमें 2 आरोपी घायल हो गए। और उसके बाद पुलिस उन घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई। हालांकि इस दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने पकड़े गए बाकी आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और लूटी गई चांदी बरामद की। आरोप लगा कि कुछ दिन पहले वो आरोपी एक व्यापारी से करीब 1 करोड़ की चांदी लूटकर फरार हो गए थे। इस बात की जानकारी मिलते ही उन आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। दिल्ली आगरा हाईवे पर 1 करोड़ की लूट की चांदी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। उसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि उनमें एक आरोपी क्रिकेट सट्टेबाजी में रुपए हार गए थे। इस वजह से उन पर उधार हो गया था। यही वजह रही कि अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उन्हें पकड़ लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रैफिक पुलिस के एसपी की बिल्ली की रखवाली के लिए कांस्टेबल की तैनाती के मामले पर पुलिस की तरफ से सफाई दी गई। आगरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी कि जिस बिल्ली की रखवाली के लिए कांस्टेबल को कहा गया था वो किसी की पालतू बिल्ली नहीं थी, बल्कि लावारिस घूमने वाली बिल्ली थी। बिल्ली ने पुलिस लाइंस परिसर में ही बच्चे को जन्म दिया था। उस बिल्ली और उसके बच्चे को किसी दूसरे जानवर से नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को बस इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। लेकिन ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने उस बिल्ली की तस्वीर भी लगाई। ट्रैफिक हेड कांस्टेबल ने ड्यूटी करने के बाद 31 तारीख की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसने अपना दर्द बयां किया कि बिल्लियों की रखवाली के लिए 4 लोगों की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें वह भी शामिल था। कांस्टेबल की उस पोस्ट पर बखेड़ा खड़ा हो गया। अफसर की बिल्ली की रखवाली के लिए कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाए जाने की खबर चारों तरफ फैल गई। पुलिस महकमे में भी इस खबर की चर्चा होनी शुरू हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो आगरा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए सफाई पोस्ट की गई, जिसमें बताया गया कि बिल्ली किसी की पालतू नहीं बल्कि लावारिस थी। उसने बच्चे को जन्म दिया था। पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबलों को सिर्फ उस बिल्ली की दूसरे जानवरों से सुरक्षा के लिए कहा गया था। अब इस मामले को लेकर डीसीपी ट्रैफिक ने जांच बैठा दी है कि आखिर किसने कहा था कि ये एसपी ट्रैफिक की बिल्ली है, और जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वो आखिर एसपी ट्रैफिक के नाम से क्यों किया गया। पुलिस की इस सफाई के बाद उस कांस्टेबल ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। इधर राजस्थान के कोटा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने हेलमेट लगाकर कॉलेज में प्रदर्शन किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका आरोप था कि कॉलेज की जर्जर इमारत कभी भी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। कुछ छात्रों और छात्राओं ने तो हेलमेट लगाकर कॉलेज प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें उन्होंने कॉलेज की जर्जर हो चुकी पुरानी इमारतों का मरम्मत करवाने की मांग की। और ये भी मुद्दा उठाया कि जब तक राजकीय महाविद्यालय की टूटी हुई छतों, लगातार झड़ रहे प्लास्टर और जर्जर हो चुकी दीवारों की मरम्मत नहीं करवा ली जाती, तब तक छुट्टियां घोषित कर दी जानी चाहिए।
जांच जब तक चलती है तब तक समस्त महाविद्यालयों में अवकाश घोषित करा जाए ताकि विद्यार्थी और शिक्षक सुरक्षित अवस्था में रह सकें। झालावाड़ और जैसलमेर में सरकारी स्कूलों की इमारतों के गिरने से बच्चों की मौत हो गई थी। इसी के बाद कोटा में कॉलेज के छात्रों ने इस तरह के अनोखे प्रदर्शन की शुरुआत की ताकि राजकीय महाविद्यालय प्रशासन का ध्यान जर्जर हो चुकी इमारतों की तरफ खींचा जा सके। 100 साल पुरानी बिल्डिंग है इसकी, तो इसकी मरम्मत करवाई जाए। हेलमेट लगाकर कॉलेज में आए छात्रों ने बताया कि पुरानी हो चुकी इमारतों के प्लास्टर लगातार गिरते रहते हैं। दीवारों में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि डर लगता है कि वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। छात्रों ने दावा किया कि बारिश होने पर तो कई क्लासरूम में किसी झरने की तरह पानी गिरने लगता है। जर्जर इमारत की मरम्मत की मांग को लेकर हेलमेट पहने छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उधर इंग्लैंड की टीम को 5वें टेस्ट मैच के दौरान एक बड़ा झटका लग गया। भारत और इंग्लैंड में जारी 5वें टेस्ट मैच में चोट लगने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक सीरीज से बाहर हो गए। उन्हें 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन फील्डिंग करते वक्त कंधे पर चोट लग गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि उनकी पत्नी रही धनश्री वर्मा से तलाक के बाद वो काफी तनाव में थे। चहल ने दावा किया कि उन्हें कई बार आत्महत्या करने जैसा ख्याल भी आया था। चहल और धनश्री का तलाक इसी साल मार्च के महीने में हुआ था। यूके में चल रही क्रिकेट चैंपियनशिप WCL यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने 1 रन से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली साउथ अफ्रीका की टीम WCL के फाइनल में 2 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ेगी। पाकिस्तान की टीम बगैर सेमीफाइनल मुकाबले खेले ही फाइनल में पहुंच गई थी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले की वजह से पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल मैच खेलने से मना कर दिया था। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारत की पुरुषों की फुटबॉल टीम के कोच के पद पर खालिद जमील को नियुक्त किया। फुटबॉल टीम को 13 साल बाद कोई भारतीय कोच मिला। चुनाव आयोग ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को मतदाता जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया। माना जा रहा है कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से शादी करने वाले हैं। चुनाव आयोग का नियम ये कहता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति को चुनाव आयोग में कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल यानी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन हंगामा तब खड़ा हो गया जब अभ्यर्थियों का हुजूम पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकला। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर अभ्यर्थी नारे लगाते हुए सड़कों पर आगे बढ़ने शुरू हुए। लेकिन मुख्यमंत्री आवास से पहले ही पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोक लिया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शन कर रहे लोग भड़क गए। कुछ लोग बैरिकेड को सड़क से हटाने में जुट गए। इस पर जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो लोग उनसे उलझ गए। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारियों से बहस करते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी भी की। पटना की सड़कों पर यह हंगामा तब हुआ जब बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। वो लोग मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। 2025 चुनाव के लिए हम लोग वोटर हैं, नीतीश जी के वोटर हैं। बस मिल ले हम लोगों से, डोमिसाइल लागू कर दे नीतीश कुमार जी, हम लोग वोट देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। काफी देर तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों की बहस होती रही। बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर मालेगांव ब्लास्ट केस में जांच करने वाले पूर्व ATS अधिकारी ने बड़ा दावा किया। महबूब मुजावर नाम के अफसर के मुताबिक धमाके के बाद उनके अफसरों ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। महबूब मुजावर के मुताबिक मालेगांव केस के उस समय के जांच अधिकारी परमवीर सिंह और उनके सीनियर अधिकारियों ने उन पर यह दबाव बनाया था कि वो मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लें। परमवीर सिंह उस वक्त मुंबई ATS के एडिशनल कमिश्नर थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्होंने ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार किया था। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। लेकिन उस मामले में 17 साल बाद सभी 7 आरोपियों को NIA कोर्ट ने बरी कर दिया। NIA कोर्ट का फैसला आने के बाद ATS के अधिकारी रह चुके महबूब मुजावर ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया। उनके मुताबिक ATS के बड़े अधिकारियों ने उन्हें इस मामले में किसी भी तरह मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का
मेरे को आदेश था। महबूब मुजावर ने बताया कि जब उन्होंने मोहन भागवत को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करने से मना कर दिया तो उल्टा उन्हें ही जेल में डाल दिया गया था। मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। पूर्व एटीएस अफसर ने यह भी दावा किया कि उस वक्त जो भगवा आतंकवाद की बातें की जा रही थी वो सब एक साजिश थी। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन एटीएस के पूर्व अधिकारी के दावे के बाद सियासी तापमान बढ़ गया। भगवा आतंकवाद के मुद्दे और मोहन भागवत को फंसाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया, जबकि कांग्रेस ने पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के दावों की जांच कराने और सच्चाई को सामने लाने की मांग की। लेकिन पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के दावों को आधार बनाकर बीजेपी ने तब की यूपीए सरकार और गांधी परिवार पर निशाना साधा। इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाया कि तब की कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के दावों की जांच कराने की बात कही। अगर उन्होंने बयान दिया है तो उसकी जांच हो, छानबीन हो, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो सामने आएगी। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के फैसले और एटीएस अधिकारी के बयान को लेकर पूरे देश में सियासी पारा चढ़ गया। भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव फैलाने के आरोप लगाकर बीजेपी ने कांग्रेस को एक बार फिर घेरना शुरू कर दिया। उधर झारखंड के सरायकेला में सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। झारखंड के सरायकेला में सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में नक्सलियों के छिपाए विस्फोटक को बरामद किया और फिर सुरक्षित तरीके से उसे नष्ट कर दिया। सुरक्षा बल के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ कुचाई थाना क्षेत्र में ऑपरेशन चलाया। दावा किया गया कि नक्सलियों ने पहाड़ी इलाके में विस्फोटक छिपाए थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक महिला के अपने प्रेमी के साथ भागने के बाद महिला के बेटे ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। उसके बेटे ने बताया कि उसकी मां घर छोड़ने से पहले करीब 3.5 लाख रुपए और गहने भी ले गई। उसने अपनी मां और उसकी सहेलियों पर गंभीर आरोप लगाए। वो मारपीट करी कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा होगा, तुम तुझे जानते मारते हैं। उधर आंध्र प्रदेश के कर्नूल में राज्य सरकार में मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी के भाई ने वहां के श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक पुलिस वाले को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो वहां बवाल हो गया। एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी के भाई का ये सोशल मीडिया पर आग की तरह अब वीडियो फैल रहा है और उस वीडियो में आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी के भाई एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारते नजर आए। ये घटना कर्नूल के श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की बताई गई। आरोप लगाया गया कि मंत्री के भाई और पुलिस वाले के बीच मंदिर के अंदर जाने को लेकर अनबन हुई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान मंत्री के भाई ने पुलिस वाले से गाली गलौज की। इसके बाद ये बहस अचानक बढ़ी और मंत्री के भाई ने पुलिस वाले के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस मामले में कांग्रेस हमलावर नजर आई। कांग्रेस नेता वी गुरुनाथम ने इस मामले में एक्शन लिए जाने की मांग की। मंत्री के भाई पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा। वाईएसआर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट पर आंध्र प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश की। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी स्कूल में एक छात्र पर चाकू से हुए हमले से सनसनी मच गई। एक लड़का उस स्कूल में दाखिल हुआ और उसने वहां मौजूद उस छात्र पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर उस छात्र और उस लड़के के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। बताया गया कि इसी बात को लेकर वो लड़का भड़क गया और वो उस निजी स्कूल में घुसकर सरेआम उस छात्र पर हमला करता नजर आया। उसने पहले उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दरवाजे के पास ले आया। फिर तो वो चाकू से उस पर दोबारा वार करने की कोशिश करता दिखा। इस बीच एक टीचर दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, लेकिन वो लड़का उस पर भी हमले की कोशिश करता दिखाई दिया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे और वो ये देखकर घबरा गए। इसके बाद एक और टीचर भागते हुए आए और उन्होंने भी उस लड़के को पकड़ लिया। चाकूबाजी की ये घटना जबलपुर के आधारताल इलाके के उस निजी स्कूल में हुई। पुलिस के मुताबिक उस छात्र ने सोशल मीडिया पर उस लड़के की एक पोस्ट पर कुछ कमेंट कर दिया
और इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया था। दोनों का पहले इंस्टाग्राम पे कुछ विवाद हुआ है। इंस्टा आईडी में विवाद के चक्कर में ये घटना हुई है। इसमें प्रकरणबंदीबद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन इस घटना के बाद उस स्कूल में पढ़ने वाले बाकी छात्रों के परिवार वालों ने उनकी सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ वकीलों की मजदूरों से झड़प हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कलेक्टर ऑफिस में निर्माण के दौरान मजदूरों और वकीलों में झड़प हो गई। आरोप लगा कि कुछ वकीलों ने मजदूरों पर हमला कर दिया। इसकी वजह से वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि मजदूरों और वकीलों के बीच झगड़े की शुरुआत कैसे हुई इसका पता नहीं चल सका। दिल्ली में भूकंप के खतरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इसमें दिल्ली पुलिस के साथ दमकल विभाग, सिविल डिफेंस और कई दूसरे विभागों के लोग शामिल हुए। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने की स्थिति को दिखाया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के डावड़ी नाम के गांव में मौजूद सरकारी स्कूल की छत गिरने से हड़कंप मच गया। स्कूल की छत रात में गिरी। इसकी वजह से वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गांव के लोगों ने दावा किया कि स्कूल की जर्जर इमारत की मरम्मत करवाने की प्रशासन से मांग की गई, लेकिन उनकी मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोलकाता में लगातार बारिश की वजह से कई लोगों के मकानों में दरारें पड़ गईं। इसके बाद उन मकानों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई लोगों ने तो डर की वजह से अपने मकान ही खाली कर दिए और सुरक्षित जगहों पर चले गए। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक महिला को तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मार दी। आसपास के लोगों के मुताबिक भंवरी देवी नाम की वो बुजुर्ग महिला मंदिर से पूजा पाठ करके लौट रही थी। इसी दौरान उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर तेज रफ्तार उस कार ने उन्हें टक्कर मार दी और टक्कर भी इतनी जोरदार कि भंवरी देवी हवा में उछलते हुए काफी दूर जाकर गिरी। हादसा झोटवाड़ा इलाके में हुआ। भंवरी देवी मंदिर से लौटते वक्त घर के पास पहुंची ही थी कि पीछे आ रही उस सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो हवा में उछली और गिरने के बाद करीब 10 फीट लुढ़कते हुए सड़क पर बेहोश हो गई। टक्कर होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग सड़क पर बेसुध पड़ी भंवरी देवी की तरफ दौड़े। कार चला रहे व्यक्ति ने भी गाड़ी रोकी और उनके पास पहुंचा, लेकिन टक्कर के बाद घायल भंवरी देवी को अस्पताल ले जाने की बजाय वो कुछ सेकंड बाद वहां से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल भंवरी देवी के बेटे ने आरोपी कार चालक के खिलाफ झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज करा दिया। उधर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीच सड़क पर ऐसी खौफनाक टक्कर हुई कि इसे देखने वाले लोग चीख पड़े। वहां एक कार ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों को भयानक तरीके से टक्कर मार दी। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि जोरदार टक्कर लगते ही उस मोटरसाइकिल पर सवार वो दोनों लड़के हवा में उछलते दिखाई दिए। इस हादसे से पहले वो दोनों लड़कों के साथ एक स्कूटर सवार भी सड़क पर आराम से गुजरता नजर आया। वहां उनके अलावा एक दूसरी मोटरसाइकिल भी गुजरती दिखी, लेकिन इसी बीच वो कार उनके सामने आ गई। फिर तो उन्हें दाईं या बाईं तरफ हटने का मौका ही नहीं मिल पाया और उस कार ने उन्हें भीषण टक्कर मार दी। इसके बाद उस मोटरसाइकिल पर सवार वो लड़के उछलते हुए सड़क पर गिरते दिखे। उनके साथ वो स्कूटर सवार भी इसकी चपेट में आ गया और वो दूसरा मोटरसाइकिल सवार भी बच नहीं पाया। वहां वो भी गिरता दिखाई दिया। टक्कर में उस कार के आगे का हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखर गया। इसमें उस मोटरसाइकिल पर सवार वो 2 लड़के बुरी तरह घायल हो गए। उधर ताइवान में कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। वहां शहर के शहर पानी में डूब गए। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो ताइवान के पश्चिमी हिस्से में रहते हैं, क्योंकि वहां बाढ़ और बारिश के बीच सड़कों पर खौफनाक लहरें नजर आईं। पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी उफनती नदी का मुंह रास्ते पर मोड़ दिया गया हो। इतना ताकतवर सैलाब कि अगर गलती से भी कोई उसकी चपेट में आ जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाए। कुछ गाड़ियां तो खिलौनों की तरह बहीं और सड़क के एक कोने में जाकर अटक गईं। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें ताइवान के चंगवा नाम के इलाके से आईं। वहां कई दिनों की बारिश के बाद ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गईं और जगह जगह घुटनों तक पानी भर गया। प्रशांत महासागर से घिरे ताइवान में अक्सर बारिश के साथ तूफान के हालात बनते रहते हैं। इस बार उसके पश्चिमी हिस्से पर आसमान से आफत बरसी। ताइवान के चंगवा और उसके आसपास के इलाके बारिश से बेहाल हो गए और खतरे को देखते हुए वहां प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, लोगों को सलाह दी गई कि वो जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। और ताइवान ही नहीं, अमेरिका में भी भयंकर तूफान के साथ आई बारिश ने न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में हाहाकार मचा दिया। वहां जगह जगह कमर तक पानी इकट्ठा हो गया। सड़कें तो मानो समंदर बन गई। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों तक पहुंच गया।
हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई, क्योंकि विनाशकारी तूफान के साथ आई बारिश ने न्यूयॉर्क को पानी पानी कर दिया। रास्ते जलमग्न हो गए, उनका नामो निशान तक मिट गया। मकानों के सामने कमर तक पानी जमा हो गया। ऐसा लगा वो मकान तालाब या किसी नदी के किनारे बनाए गए हों। लोग घरों में कैद हो गए। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने पानी में डूब चुकी सड़कों पर गाड़ियां ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें खतरे से खेलना भारी पड़ गया, क्योंकि कई गाड़ियां रास्तों पर बंद हो गई और कुछ तो पानी में पूरी तरह डूबने से बाल बाल बच गईं। कार से जा रही एक महिला ने तो कार की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाढ़ ने सड़क पर चलने वालों के साथ साथ मेट्रो में आने जाने वाले लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि वहां मेट्रो स्टेशन भी बाढ़ की मार से अछूते नहीं रहे। एक मेट्रो स्टेशन में पानी इस तरह गिरता दिखा कि मानो वहां कोई झरना बहने लग गया हो। तूफान और बारिश ने न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि उसके आसपास के राज्यों में भी तबाही मचा दी। न्यूयॉर्क और उसके पड़ोसी न्यू जर्सी में तो इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। इधर राजस्थान की बूंदी में झीलों का पानी कई रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। वहां भारी बारिश के बाद झीलों का पानी खोल दिया गया और इससे आसपास के नाले उफान पर आ गए और वहां सड़कों पर सैलाब नजर आया। सड़कों और नालों का अंतर ही मिट गया। उस गंदे पानी से गुजरने को लोग मजबूर हो गए। राजस्थान के बूंदी जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। दुकानों के बाहर कई फीट पानी भरा नजर आया, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पानी की तेज लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई उफनती नदी बह रही हो। इस दौरान पानी का बहाव तेज होने की वजह से लोगों की मोटरसाइकिलें फंसती नजर आईं। वो उसे खींचकर रास्ता पार करते दिखे। तो नवल सागर झील और जेल सागर झील में पानी की निकासी हो रही है, जिसके चलते बूंदी शहर में जगह जगह पानी का भराव हो गया है। बूंदी जिले के अलग अलग इलाकों की ऐसी ही हालत नजर आई। वहां सड़क पार करने वालों की परेशानी बढ़ गई। नाले उफान पर आने से चारों तरफ पानी का कब्जा दिखाई दिया। इस बीच पैदल चलने वालों के लिए तो आफत ही आ गई। वो सड़क पर संभल कर चलते नजर आए। उस मटमैले पानी से गुजरने को वो मजबूर हो गए। सड़कों पर जलभराव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी धीमी हो गई। उधर राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई। वहां लोगों ने आशंका जताई कि ऐसे ही जल स्तर बढ़ता रहा तो चंबल नदी पर बना पुराना पुल भी इसकी चपेट में आ जाएगा। ऐसे में प्रशासन की तरफ से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि खेत से लेकर रिहायशी इलाके तक बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। वहां एक जगह पर तो एक मकान की छत ही दिखाई दी, जबकि उसका पूरा हिस्सा पानी में समा गया। पानी भर चुका है, लोग बाग अपना सामान लेके टीले पर पहुंच गए हैं। रिहायशी इलाके डूबने की वजह से कुछ लोगों को अपना मकान तक छोड़ना पड़ा। उन्होंने रहने के लिए तिरपाल का सहारा लिया। उन्होंने तिरपाल के एक हिस्से को दीवार की तरह इस्तेमाल किया तो दूसरा हिस्सा उनके लिए छत बन गई। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई और वहां 6 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। सरमथुरा और राजाखेड़ा समेत कई दूसरे इलाकों में तो सड़कें भी लबालब हो गईं। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद कोटा बैराज से एक साथ लाखों लीटर पानी छोड़ा गया। मतलब कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी और चंबल नदी के पानी ने कोहराम मचा दिया। इसी बीच धौलपुर के जिलाधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। जिन जिन गाँव में पानी आने की संभावना है तो हमने लिस्ट तैयार की है। वहाँ के गांव के लोगों को हमने सचेत कर दिया। तो उन लोगों से अपील है कि भाई आप जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें, सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए। धौलपुर के बाढ़ के खतरे को देखते हुए सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। लेकिन सिर्फ धौलपुर ही नहीं बल्कि चंबल नदी में आई बाढ़ उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई। वहां ज्यादातर रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। इस बीच सऊदी अरब के तैफ में एक अम्यूजमेंट पार्क में एक झूला टूटने से चीख पुकार मच गई। इस हादसे में उस झूले में बैठे 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 360 डिग्री नाम का वो झूला हवा में तेजी से झूल रहा था और तभी अचानक वो झूला तेज आवाज के साथ टूटकर जमीन पर आ गिरा। उस झूले में बैठे लोगों ने डर के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग सऊदी अरब के तैफ के अम्यूजमेंट पार्क में एक झूला झूल रहे थे। 360 डिग्री नाम का वो झूला एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल रहा था। उसमें सवार सभी लोग खुशी में शोर मचा रहे थे, लेकिन अचानक से उस झूले का बीच वाला हिस्सा टूट गया और वो झूला धड़ाम से जमीन पर आकर गिर गया। वो झूला इतनी जोर से टूटकर गिरा कि उसमें बैठे कई लोग हवा में उछल गए। इसके बाद उन लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भी नजर आए। इस हादसे में उस झूले में सवार 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं इस हादसे के बाद झूले को बंद कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई।
उधर भारतीय दूतावास ने आयरलैंड में रहने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। आयरलैंड में भारत के नागरिकों पर हमले को लेकर भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को आयरलैंड में सावधानी बरतने और सुनसान इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। कुछ रोज पहले डबलिन में भारतीय नागरिक पर हमला किया गया था। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो आगे किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमला हैरिस ने दावा किया कि अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 41% तक नए टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी वाले आदेश पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% टैरिफ कर दिया। भारत समेत 70 से ज्यादा देशों पर 7 अगस्त से नया टैरिफ लागू होगा। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में अवैध धर्म परिवर्तन के मामलों से परेशान होकर एक गांव के लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि उस गांव की पंचायत ने अपने गांव में पादरियों के आने पर रोक लगा दी। यही नहीं, वहां यह भी तय किया गया कि गांव में ईसाई धर्म की प्रार्थना या उससे जुड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि बाहर से आए कुछ पादरी वहां कई परिवारों का धर्मांतरण करवा चुके हैं। दावा किया गया कि लोगों को धर्म बदलने के लिए बरगलाया गया और उन्हें पैसों का लालच भी दिया गया। इसी बात से उस गांव के लोग बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने अपने गांव के बाहर चेतावनी वाला बोर्ड लगा दिया। उन बोर्डों पर सबसे ऊपर लिखा गया कि पास्टर और पादरी का प्रवेश सख्त मना है। चौंका देने वाला मामला कांकेर के भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मौजूद कुड़ाल नाम के गांव का रहा। कुड़ाल गांव में ज्यादातर आबादी आदिवासी समुदाय की रहती है। गांव वालों ने बताया कि बीते कुछ सालों में वहां कई लोग अपना धर्म बदल चुके हैं। बाहर से पास्टर आते हैं, यहाँ 8-10 घर के कन्वर्ट हो चुके हैं आदिवासी। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों से गांव के लोगों में खलबली मच गई। उन्हें अपने धार्मिक वजूद पर खतरा महसूस होने लगा। इसीलिए कुड़ाल गांव की पंचायत ने वहां जाने वाले सभी रास्तों पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए। बोर्ड को लगाकर जो है यहाँ पर चेतावनी दी गई है ईसाई धर्म या विशेष समुदाय के लोगों को कि इस गांव में आप सोच समझकर प्रवेश करें। कुड़ाल की ग्राम पंचायत ने अपने गांव में धर्म परिवर्तन करा चुके लोगों से भी अपील की कि वो वापस पुराने धर्म में लौट आएं। उधर बिहार के दरभंगा में उस वक्त दहशत मच गई जब एक बदमाश एक महिला की चेन छीनकर भाग गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया। ये घटना तब हुई जब सुबह के वक्त वो महिला अपने मकान के बाहर वाली सड़क पर टहल रही थी और तभी उस बदमाश ने उनके गले पर झपट्टा मार दिया। इससे पहले बाइक सवार वो बदमाश वाला उसी गली में आता नजर आया। उसके पीछे वो महिला और एक गाड़ी आती दिखी। कुछ दूर जाने के बाद उसने यू टर्न लिया। वो उस गाड़ी के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो गाड़ी वहां से गई, वो महिला के पास गया और सीधे उनके गले पर झपट्टा मारकर उनके सोने की चेन तोड़ ली। इस दौरान जब उन्होंने उस बदमाश का मुकाबला करने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसकी वजह से उस बदमाश का पैर फिसल गया और वो अपनी बाइक के साथ ही गिर गया। थोड़ी देर तक उनके बीच छीना झपटी हुई। इसके बाद उस बाइक वाले ने उन्हें पीछे हटाने के लिए उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो दोबारा जमीन पर गिर गई। इसके बाद उस बाइक वाले ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुई। वो उसे घसीटते हुए वहां से ले गया। जमीन पर गिरने के बाद वो महिला घायल हो गई। उनमें उस बदमाश का पीछा करने की हिम्मत नहीं बची। इसका फायदा उठाकर वो बदमाश वहां से भाग निकला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संस्कृत भाषा को भारतीय भाषाओं की जननी बताया। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की जननी बताया। मोहन भागवत ने संस्कृत भाषा को संवाद की भाषा बनाने पर जोर दिया। उत्तर कश्मीर के बारामूला में एक चिनार के पेड़ की बड़ी शाखा गिरने से कई गाड़ियां टूट गईं। हादसा पट्टन इलाके में हुआ। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। हादसे के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची और गिरे हुए पेड़ की शाखा को हटाने का काम शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक बैल ने सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को उठाकर पटक दिया। राहत की बात यह रही कि उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद वहां के लोगों ने लावारिस जानवरों के खुले में घूमने को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मामलों में अचानक तेजी दर्ज की गई। दिल्ली में अब तक डेंगू के 277, मलेरिया के 124 जबकि चिकनगुनिया के 18 मामले दर्ज किए गए। उधर तमिलनाडु के नामक्कल में एक ट्रक और कार की भयंकर टक्कर से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में उस कार में सवार 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार की वजह से वो गाड़ी बेकाबू हो गई।
और सामने से आ रहे उस ट्रक में जाकर भिड़ गई। इससे पहले उस सड़क पर सब कुछ ठीक था, दोनों तरफ से गाड़ियां भी दौड़ती नजर आईं, लेकिन तभी अचानक सामने से वो गाड़ी लहराते हुए वहां आती दिखी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस गाड़ी की उस ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस गाड़ी का आगे वाला हिस्सा पिचक गया। इसकी वजह से उस गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठे पति पत्नी फंस गए। ये देखते ही उस गाड़ी के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत उन दोनों को निकालने का काम तेज कर दिया और जैसे ही वो दोनों बाहर आ गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि इस भयानक हादसे में वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए। उस इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक उस सड़क पर एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। इसकी वजह से गाड़ियां तेज रफ्तार में आती हैं और वहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वहां की एक स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप लगा कि उन्होंने राधे राधे कहने पर स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के मुंह पर टेप लगा दिया ताकि वो बोल ना सके। दावा किया गया कि बच्ची के मुंह पर करीब 15 मिनट तक टेप लगाकर रखा गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई। इस मामले में परिवार ने स्कूल की प्रिंसिपल पर केस दर्ज करवा दिया। लेकिन हंगामा तब खड़ा हो गया जब बजरंग दल के लोगों ने प्रिंसिपल पर एक्शन लेने की मांग करते हुए थाने के बाहर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक जिस बच्ची के मुंह पर टेप लगाने का दावा किया गया, वो बच्ची दुर्ग के बागडूमर नाम के गांव में मौजूद मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ती है। 2 दिन पहले जब वो बच्ची स्कूल गई तो उसने राधे राधे बोलकर टीचर का अभिवादन किया था। आरोप लगाया गया कि बच्ची के राधे राधे बोलने पर स्कूल की प्रिंसिपल नाराज हो गई और उन्होंने बच्ची के मुंह पर टेप चिपका दिया। क्या लगाया? क्या लगाया मुंह में? टेप और ऐसे। हाँ? तो कैसे बोल पा रही थी? मैं बोल नहीं पाई। बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया कि राधे राधे बोलने के लिए उनकी बेटी को स्कूल में मारा पीटा भी गया। इस घटना के बाद परिवार के लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी थाने के बाहर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। बताया गया कि वो कार गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से आई और हाईवे पर सड़क के किनारे खड़ी 2 गाड़ियों से टकरा गई और इस टक्कर की आवाज इतनी जोरदार हुई कि इसे सुनकर आसपास खड़े लोग घबरा गए। इस टक्कर से पहले वो कार सड़क पर फिसलती नजर आई। इसके बाद वो अपनी बाईं तरफ मुड़ी और सड़क के किनारे खड़ी उन 2 गाड़ियों से टकराती दिखाई दी। इस दौरान ऐसा लगा मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन शूट किया जा रहा हो। उस कार के उन दोनों गाड़ियों से टकराते ही वहां धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। फिर तो थोड़ी देर तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया। इसके बाद इस भीषण टक्कर को देखकर बड़ी संख्या में लोग उन गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े। यहाँ से 50 मीटर दूर से स्किड करती हुई आई और आते हुए यहाँ पे 2 गाड़ियों में ठुकी है। ये 2 गाड़ियाँ इधर। यह हादसा हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में दिल्ली लखनऊ हाईवे 9 पर हुआ। वहां नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट का काम देखने वाले मैनेजर ने उस कार ड्राइवर के नशे में होने की आशंका जताई। बताया गया कि उसमें 4 लोग सवार थे और इस हादसे में वो घायल हो गए।